हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एवरी काइंड ऑफ शीट। जितनी जहां कहीं भी आपने शीट का नाम सुना होगा, कितने तरह की जो भी शीट होती है, उन सब शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और उससे रेलेवेंट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पर करेंगे। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉस थ्योरम का। राइट दोस्तों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ पर मौजूद है? आपके अपने पी चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। जल्दी से हेडिंग डालें, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। राइट, लिखें, हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग डालें आप सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। ये इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट को अपन नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट भी बोलते हैं। कई बार नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज नहीं होता है, तो इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑब्लिक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है ना। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट भी बोलोगे तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। मतलब कुल मिला के नॉन कंडक्टिंग शीट की अपन बात कर रहे हैं। कई बार जो नॉन कंडक्टिंग शीट होती है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई होती है, तो उसको आप बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग ही लेके चले आप, ठीक है। तो आपके पास ये शीट है, ये आपका बोर्ड में डेरिवेशन आता है, इसका बोर्ड में डेरिवेशन आता है, यहां पर लिख लेना आप, ये बोर्ड के अंदर इसका डेरिवेशन आता है, बोर्ड में ये डेरिवेशन। ये हालांकि मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लेकिन ये यूजिंग गॉस लॉ करना है। गॉस लॉ की अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गॉस लॉ के थ्रू अपने को करना है। तो मेरे पास क्या होगी, देखो ये शीट हो गई है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है। यूनिफॉर्मली क्या है? चार्ज्ड शीट है, ठीक है। तो ये इस पे सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, सपोज ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज शीट है। तो इससे किसी डिस्टेंस पर पी पॉइंट है कोई, उस पी पॉइंट पर मुझे क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। पी पॉइंट पर क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये क्या है? इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट का मतलब है, समझा चुका हूं लीनियर चार्ज के अंदर भी। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? अगर डायमेंशंस इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, अगर ये डायमेंशंस अगर बहुत ज्यादा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट बोल देते हैं। और ये इनफाइनाइट शीट हो गई। तो देखो पी पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखना है, आप ध्यान से सोचना। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। ये मेरे पास शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है। इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी क्या होगी? ये सरफेस है, इसकी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी क्या होगी? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और इधर अगर मैं पी पॉइंट इधर तो ले सकता हूं, तो इधर भी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। फील्ड क्या बनेगा? हमेशा परपेंडिकुलर। तो लेकिन फील्ड जो होगा वो क्या होगा? एक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में बनेगा, या एक क्यूबॉइड की फॉर्म में भी ले सकते हो। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा भी हो सकता है, एक सिलेंडर भी हो सकता है, या एक क्यूबॉइड की फॉर्म में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। और जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही शेप अपन गॉसियन सरफेस का एज्यूम करते हैं, क्योंकि गॉसियन थ्योरम को, गॉस लॉ को यूज करके आपको डेराइव करना है। गॉस लॉ को यूज करके आपको डेराइव करना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा मैं, क्या? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा? एक, और इस तरीके से एज्यूम करते हो कि जो पी पॉइंट होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस में मौजूद होना चाहिए। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिया, तो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली, ठीक है। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करी, ये इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये अपनी गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है। थोड़ा लाइन से पटक गया मैं, ठीक है। ये होगी ये अपनी क्या होगी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया, कितने एरिया? ए एरिया वाली गॉसियन सरफेस। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या होती है? हमेशा इमेजिनरी सरफेस होती है। तो मैंने ये सरफेस एज्यूम कर ली। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे, देखो क्या है, तो इसके थ्रू अब मुझे क्या लगाना है? अगर मुझे गॉस थ्योरम लगानी है, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि भाई जो भी फ्लक्स होगा किसके थ्रू? फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, पूरी सरफेस के थ्रू, ये गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब पूरी गॉसियन सरफेस जो होगी उसके अंदर तीन तरह की सरफेस है, दो तो सर्कुलर सरफेस हो गई और एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो सबसे पहले इस सरफेस के थ्रू अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया ds1। इस तरीके से यहां पर देखो आप, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगा, अवे, और ds वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, ds2 ले लिया मैंने इसको। और एक और सरफेस आप यहां पर ले लो, गई एक और सरफेस आप यहां पर ले लो, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, है ना, ds3, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा मेरे पास, अलोंग ही आने वाला है, इस डायरेक्शन में ही आने वाला है। अब देखो इस सरफेस की वजह से एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ds3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तीन फ्लक्स बनेंगे यहाँ पर, है ना, तीनों फ्लक्स अगर अपन लिखें, पहला वाला फ्लक्स मतलब इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, eds1, थोड़ा बड़ा लिखूं मैं, क्या आ जाएगा, eds1 cos 0, ये पहले वाले के लिए क्योंकि एंगल क्या और ये इंटीग्रेशन। फिर दूसरे वाले के लिए लिखेंगे अपन, दूसरे वाले के लिए भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, सेम डायरेक्शन में यहां पर भी, ये क्या आ जाएगा, eds cos 0। और तीसरा इसकी वजह से यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इसका फ्लक्स तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। थर्ड वाले का फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, 0। और ये तीनों का सम, तीनों फ्लक्स मिलाकर किसके बराबर आएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरे पास, एक इनफाइनाइट शीट जो होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट। जितनी डिस्टेंस यहां पर है उतनी डिस्टेंस इधर भी है, ये डिस्टेंस मैंने क्या ली है, अगर x इधर ली है तो इधर भी मेरे पास कितना है, वो x ही है, बराबर डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और ये अपन पढ़ भी चुके हैं कि भाई प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म ही बनता है वैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इस यहां पर लो, यहां लो, कहीं भी लो, इस पूरी सर्कुलर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो E बाहर आ गया। और ds1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, s1 cos 0 क्या है मेरे पास, 1, प्लस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया, ds1 का ds2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, s2, और cos 0 क्या हो गया, 1, ये तो 0 है ही है, इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ES1, अब देखो S1 और S2 क्या है, इस पूरी सरफेस का एरिया, S1 और S2 क्या है, पूरी सरफेस का एरिया, और सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैंने क्या एज्यूम किया है, गॉसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो क्या हो जाएगा, तो EA प्लस EA इक्वल्स टू Q इनसाइड। अब अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना मौजूद होगा, ध्यान से देखना, कितना चार्ज होगा। अब ये सरफेस कैसी ऐसी एज्यूम करिए, देखो यहां से, ये समझ में आ रहा है, ये सरफेस ऐसी बनी मैंने, सिलेंड्रिकल सरफेस बनी है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर इस शीट का सिर्फ इतना सा एरिया ही प्रेजेंट होगा, इतना सा एरिया ही प्रेजेंट होगा, और इस एरिया के अंदर जो भी चार्ज होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, Q इनसाइड। इस पूरी सरफेस के अंदर चार्ज उतना ही मौजूद होगा जितना पोर्शन किसका, इस शीट का प्रेजेंट है किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, और तो वो वाला चार्ज क्या हो जाएगा, Q इनसाइड। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मुझे क्या पता है, इसकी मुझे पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका अपने को दिया होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को मालूम होती है कितनी, ऑफ सिग्मा कूलम पर मीटर, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, अब Q, अब यहां से सिग्मा एक्चुअल में होता है क्या है, सिग्मा रेशियो होता है चार्ज अपॉन एरिया का, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो चार्ज इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा तो इसकी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एरिया यहाँ पर क्या आएगा, ये एरिया दोनों सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ही होगा, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 2EA इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, ये सिग्मा, एक मिनट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसल, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x जो डिस्टेंस थी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये फील्ड क्या होगा, फील्ड जो होगा वो क्या होगा, फील्ड डज नॉट डिपेंड किसके ऊपर, फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। और डिस्टेंस के साथ अगर फील्ड वेरी नहीं हो रहा है, इसका मतलब फील्ड जो है वो क्या है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है ना, ये फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसको कर्व को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, जो भी एक्स डिस्टेंस है, तो क्या आएगा, कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, राइट। चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, है ना। बोर्ड में डेरिवेशन आता है भाई, बोर्ड में डेरिवेशन आता है। इसके अंदर अपन ने कॉम्बिनेशन भी देखे थे, अगर आपको ध्यान हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो समझ में आ गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। देखो इसके अंदर अपन केसेस देखें, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, यहाँ पर फटाफट से अभी शॉर्टकट में बता देते हैं अपन केसेस। देखो मेरे पास अगर मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाए, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज और एक और इसके साथ में पैरेलल में मैं लिख दूँ, ये अपन कर चुके हैं वैसे पहले, पर इसका सीधा फॉर्मूला लिखूंगा मैं ना, इसका सीधा अपन फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, इसको अपन पहले कर चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, इसका जो है वो क्या है, प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी जो है वो क्या है, प्लस सिग्मा। मेरे पास 3 रीजन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन लिखें, देखो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों की वजह से क्या आएगा, अवे आएगा, दोनों की वजह से क्या आएगा, अवे आएगा। सेकेंड रीजन में क्या होगा, इसकी वजह से राइट साइड में और इसकी वजह से क्या आएगा, लेफ्ट साइड में। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट E1, अगर मैं E1 लिखूं तो वो क्या आएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन एक की वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, आर कैप, है ना, आर कैप। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप, इधर है ना, फर्स्ट रीजन पे। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो E1 वेक्टर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस आर कैप क्या आ गई, डायरेक्शन। E2 देखो यहाँ पर, E2 क्या होगा, 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, दोनों की वजह से होगा और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, बीच में 0, है ना। और उसके बाद में तीसरा एक और देख लो आप, E3 अगर आप देखोगे थर्ड रीजन के अंदर, E3 मतलब दोनों का सम, दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो E3 वेक्टर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ये तीनों मेरे पास तीनों रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये सेकंड रिजल्ट और ये मेरे पास क्या आ गया, थर्ड रिजल्ट, है ना। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट केस। मैं सेकंड केस अगर मैं बोलूं आपको कि भाई एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, है ना, एक अपन पॉजिटिव, है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई और ये हो गया मेरे पास नेगेटिव, है ना। ये मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं बोल रहा हूँ माइनस सिग्मा विल ऑलवेज, यहाँ पर भले चार्ज नहीं दिया हुआ हो लेकिन सिग्मा के साइन को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी अवे और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस सिग्मा। वापस तीनों रीजन में देखना है, देखो तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये मेरे पास पहली शीट है और ये दूसरी शीट है। देखो सबसे पहले फर्स्ट रीजन में देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देता हूँ E1 और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, ये हो गया E2। यहां पर देखो बीच में पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, अवे, तो ये हो गया मेरे पास E1। नेगेटिव की वजह से भी क्या होगा, नेगेटिव की वजह से भी उधर ही आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया E2। इधर वाले पॉइंट पर देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, अवे, ये हो गया E1 और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, टुवर्ड्स, ये क्या हो गया मेरे पास E2। तो बस यहाँ से अब देख लो, अब तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। सबसे पहले E फर्स्ट लिखता हूँ मैं, है ना, E फर्स्ट जो होगा वो कितना होगा, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की वजह से अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला था, E का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर पॉजिटिव है तो
भी मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा, और अगर नेगेटिव है तो भी मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। नेगेटिव सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मत कर देना, ये नेगेटिव साइन से सिर्फ अपन ने डायरेक्शन पे डिफरेंस आया है। यहां पर डायरेक्शन देखो और यहां डायरेक्शन देखो, आप सिर्फ डायरेक्शन का वेरिएशन आ गया बस। अब नेगेटिव साइन को भूल जाओ, एक बार आपने डायरेक्शन मार्क कर दी, अब भूल जाओ, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहां पर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन होगा यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आ गया, 0। पहले वाला रिवाइज करते रहे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर पहले वाला रिवाइज नहीं करोगे तो फील नहीं आएगा कभी भी। पहले वाला अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कभी भी फील नहीं आएगा। तो बार बार हर जो सैटरडे संडे में आपको देता हूं, तो सैटरडे संडे को अच्छे से यूज करो, आप रिवीजन करें आप सैटरडे संडे को सारा कुछ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया 0। ई सेकंड में देखो, सेकंड रीजन में क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको क्या लिखूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीट्यूड तो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस डायरेक्शन को मैं अगर आर कैप बोल रहा हूं तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया, आर कैप। ये पहला आ गया मेरे पास, सॉरी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरे पास सेकेंड। थर्ड रीजन देख लो, थर्ड रीजन क्या है, वापस अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तीनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को लिखना आ गया, क्लियर। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर अपन कंडक्टिंग शीट की बात करते हैं। लिखो इसको, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल शीट हो गया है कंडक्टिंग शीट, है ना। ऊपर हेडिंग में डाल दो बस, वो चार्ज शीट के पहले चार्ज शीट अपन तो यार भाई साहब कहाँ गए यार, अपन कहाँ गए, चार्ज शीट कहाँ फाइल होती है यार, पुलिस थाने में है ना थोड़ा सा चेंज करना है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल शीट। मेटल शीट बोलो, या इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग की जगह क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग। इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज शीट, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो कंडक्टिंग जो मेटल शीट होगी, मेटल शीट में एक्चुअल में होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई मेटल होता है, सपोज इसको ध्यान से समझना, सपोज ये मेरे पास एक मेटल शीट है, ये कुछ डायग्राम ऐसा बना रहा हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा फील गुड हो जाएगा, है ना। अरे कैसे बना रहा हूं मैं, ये समझ में आया, ये देखो ये मेरे पास एक मेटल शीट है, इसको मैंने विड्थ के फॉर्म में क्यों मैंने विड्थ यहाँ पर क्यों बनाई है, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग शीट के अंदर क्या होता है, जब भी उसके ऊपर चार्ज दोगे तो चार्ज होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस के ऊपर, है ना। चार्ज जब सरफेस के ऊपर चला जाएगा तो अब इसके ऊपर चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और पीछे की तरफ भी चार्ज होगा, पीछे की तरफ भी, मतलब इधर भी, है ना, समझ में आ रहा है। इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव 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 पीछे की तरफ, है ना। समझो ये डायग्राम में नहीं बनाया, तो इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम में बनाऊं, तो ये इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये समझ में आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, दो पॉजिटिवली चार्ज का कॉम्बिनेशन हो गया मेरे पास, ये होगी कंडक्टिंग शीट, है ना, कंडक्टिंग शीट या मेटल शीट। तो इसको भी गॉस थ्योरम के थ्रू मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। इसका प्रूफ भी मुझे क्या लेना है, गॉस थ्योरम के थ्रू लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, कोई भी कंडक्टर होता है, उसको अगर आप चार्ज देते हो तो चार्ज सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सरफेस, अगर चार्ज सारा सरफेस पे चला गया तो नेट अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा।
अपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं मौजूद होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब इसको प्रूव कर, इसको गॉस थ्योरम से प्रूव करना है। इसको गॉस थ्योरम से प्रूव करने के लिए मैंने क्या एज्यूम किया, अगेन ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा, और इधर से इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। अब देखो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूंगा मैं क्या कर रहा हूं, वापस वही सेम, मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक, समझ में आ रहा है, ये अंदर तक, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करी मैंने, पूरी कंप्लीट गॉसियन सरफेस एज्यूम नहीं करी है ना, जस्ट हाफ गॉसियन सरफेस एज्यूम करी मैंने, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल शीट ऑफ गॉसियन सरफेस, सॉरी ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे क्या निकालना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वापस गॉस थ्योरम यूज करोगे, तो देखो बाय गॉस थ्योरम, यहीं से लिखना शुरू करो, देखो बाय गॉस थ्योरम क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस किसके बराबर होगा, वो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला वही, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पर मुझे वापस वही एज्यूम करना पड़ेगा, क्या, तीन सरफेस, एक तो यहां पर लेना पड़ेगा, एक सरफेस यहां लोगे आप, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगा, आउटवर्ड्स, और एरिया वेक्टर भी मेरे पास क्या आएगा, उसी डायरेक्शन में, ये ds1। एक सरफेस यहां एज्यूम करोगे, है ना, एक सरफेस यहां एज्यूम करोगे आप, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, ऊपर की तरफ, इसको बोल दिया मैंने ds2, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा क्या आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में आने वाला है, पर यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और अंदर मेरे पास जो होता है, इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक दिन कंडक्टर का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, जिसके अंदर कैसे अंदर जीरो होता है, किस तरह से क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें अपन करेंगे, समझा दूंगा, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे फ्लक्स लिखना है, देखो फ्लक्स अब होगा क्या, अब देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, टोटल तीन जगह है, एक ये वाला सरफेस एरिया, एक ये कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा ये वाला एरिया। अब तीनों फ्लक्स देखोगे, पहले वाला फ्लक्स की बात करूं मैं इसकी, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ई डी एस कॉस जीरो। दूसरा वाला फ्लक्स एंगल 90 डिग्री है, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री, इसलिए जीरो। फिर तीसरा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ये इसके जीरो होने का रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है ना, तीसरा सरफेस ही अंदर वाला, और ये हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली देखो ई बार आ जाएगा, वही सेम होगी, वही चीज है, ई मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, ये तो दोनों जीरो है, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। क्यू इनसाइड क्या होगा, देखो क्यू इनसाइड मतलब मेरे को चाहिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एरिया मौजूद, कितना वो मौजूद है, तो इतने से एरिया में गॉसियन सरफेस का कौन सा वाला पार्ट, इस सरफेस का पार्ट है, तो इतना सा जो एरिया है वो इस सरफेस का पार्ट है, जैसे अपन ने पहले वाले में देखा था। तो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है मेरे को कितनी है, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ए क्रॉस सेक्शन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई एस मतलब इस पूरे सर्कल का एरिया, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या है, ए एज्यूम किया है मैंने, तो ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका जस्ट डबल है। मेटल शीट में समझ में आ रहा है, मेटल शीट के अंदर बाहर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग शीट के बाहर किसी पॉइंट पर अगर कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना इसको, एकदम अच्छे से याद रखना, जल्दी से लिख लो इसको अच्छे से लिख लो। देखिए यहाँ से एक कुछ चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक नोट लगा लेना है, तो एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ लिखवा देता हूँ मैं, नोट लगा लो यहाँ पर, नोट लगा लेना। देख मेरे पास सपोज एक ये क्या है, अब अपन शीट को एक लाइन से कई बार, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट,
इस नॉन कंडक्टिंग शीट के ऊपर सपोज Q मैंने ऐड किया, Q एडेड है ना, Q अगर ऐड किया और इस P पॉइंट पर अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EP इक्वल्स टू होगा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को क्या लिखूंगा मैं, अगर मुझे इसका एरिया पता है ना, इसका एरिया, प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ प्लेट अगर A है तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो ऐड किया मैंने Q डिवाइडेड बाय A एंड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की टर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा। देख एक और पॉइंट देखो, अगर मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट होती, अगर मेरे पास क्या होती, कंडक्टिंग प्लेट, सपोज ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर अगर मैं Q चार्ज ऐड करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं Q चार्ज ऐड करूंगा तो चार्ज का तो क्या होता है, कंडक्टिंग में चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आधा चार्ज तो इधर चला जाएगा इस सरफेस पे और आधा चार्ज क्या चला जाएगा इस सरफेस पे, तो यहां पर चार्ज कितना आ गया Q/2 और इधर भी चार्ज कितना आ गया Q/2। अब मैं बोलता हूं कि भाई बताओ इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इसको बोल देता हूं पहली सरफेस, इसको बोल देता हूं मैं दूसरी सरफेस, है ना। तो देखो यहां पर अगर ध्यान से देखो आप, तो इस पहली सरफेस की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरी सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं अवे E1, दूसरी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा अवे, उसको मैंने क्या बोल दिया E2। क्लियर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड T पॉइंट पर अगर आप देखोगे, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां पर, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों का सम, अब देखो यहां पर, अब मुझे E1 मतलब इस वाली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। अब एक सिंगल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरे पास, इसको बोल दो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या हो, सिग्मा, इसका सिग्मा क्या होगा, अगर मुझे एरिया दे रखा है, एरिया है ना, यहां से मुझे एरिया अगर पता हो, एरिया ऑफ प्लेट कितना है, A है, ठीक है, A है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखूंगा मैं, Q/2 तो हो गया चार्ज अपॉन कितने एरिया पे है, A एरिया पर है तो अपॉन A और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी कितना आ जाएगा, चार्ज सेम है, Q/2 कितने एरिया पर है, A एरिया पर है, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, ये मतलब क्या, Q/2 वापस Q हो जाएगा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम फॉर्मूला आएगा, देख सेम फॉर्मूला आएगा, देख। तो फाइनली EP, तो EP का फॉर्मूला याद रखना है, तो EP का फॉर्मूला सेम Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और एक कंडक्टिंग शीट है, दोनों को अगर एक्सटर्नल चार्ज अगर ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाहर किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और कितना होता है वो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, जल्दी से लिखो इसको, लिख लिया, देख आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट, हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट, बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट। भाई मिट जा रे पंच लुटेरे, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट। क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट।
देख कंडक्टिंग शीट का अगर कॉम्बिनेशन हो उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देना। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करेंगे, बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। देख कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग शीट, जैसे मेरे पास दो कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, ये दो कंडक्टिंग शीट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने चार्ज कितना दिया Q1 और इसके ऊपर चार्ज कितना दिया मैंने Q2, ठीक है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा वो मुझे देखना है। अब चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा वो अपने को देखना है। तो देखो, तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है और ये सरफेस 4 है। यहाँ पर जो चार्ज अपीयर हुआ, जब चार्ज दिया तो यहाँ पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसको मैं बोल रहा हूँ Q1, यहाँ पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसको बोल रहा हूँ मैं Q2, यहाँ पर जो चार्ज अपीयर होगा उसको मैं बोल रहा हूँ Q3 और यहाँ पर जो चार्ज अपीयर होगा उसको बोल रहा हूँ मैं Q4। मुझे चारों के चारों चार्ज के एक्सप्रेशन निकालना है कि जब आप चार्ज देते हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो मुझे देखना है यहाँ पर, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो देखो एक चीज क्लियर है कि Q1 और Q2 जो होगा वो Q1 का सम होगा, है ना। तो Q1 है ना, Q1 और Q2 जो होगा वो क्या होगा, Q1 के बराबर होगा। एक इक्वेशन ही समझ में आती है अपने को। अब यहाँ सिंपल सी बात है, चार वेरिएबल मैंने एज्यूम किए तो चार इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे, यहाँ से ला सकते हो कि Q3 और Q4, Q3 प्लस Q4 ये किसका सम होगा, Q2 का होगा, ये दूसरी इक्वेशन। अब सोचो और इक्वेशन कहाँ, दो इक्वेशन और कहाँ से बना सकते हो आप, सोचना दो इक्वेशन और कहाँ से बना सकते हो। तो कंडक्टिंग प्लेट के बारे में मैंने क्या बताया था, कंडक्टिंग शीट के बारे में क्या बताया था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दो पॉइंट मैं मान लेता हूँ, इसको मैं P पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं Q पॉइंट बोल देता हूँ, है ना। तो देख यहाँ से मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ मैं, P पॉइंट पर देख इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये समझ में आ गया। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चारों सरफेस की वजह से होगा। इस P पॉइंट पर फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, अवे। समझ में आ रहा है, P पॉइंट, अगर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, ये P पॉइंट है तो पहली सरफेस की वजह से इधर आएगा और बाकी तीनों सरफेस 2, 3 और 4 की वजह से लेफ्ट में आएगा। 2, 3 और 4, है ना, E2, E3 और E4 तीनों की वजह से क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो यहां से अगर इक्वेशन बनाओगे, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को मेरे को क्या लेना है, नेगेटिव। अब E1 लिखते हैं सबसे पहले। E1 फील्ड जो है वो Q1 चार्ज की वजह से कहां पर, इस P पॉइंट पर। ये सिंपल एक सरफेस है, एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल एक, क्यों कंडक्टिंग में अपन ने किया था ना अभी, कंडक्टिंग में एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अभी निकाला था अपन ने। तो एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर। तो ये मैं EP अगर मैं लिखूं तो EP इक्वल्स टू 0 कब होगा, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब E1 का मैग्नीट्यूड इन तीनों के सम के बराबर हो जाए, है ना, ये तीनों इसके इक्वल हो जाए। तो E1 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, E1 को किसके इक्वल कर सकता हूं मैं, E2 प्लस E3 प्लस E4। अब E1 जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबके सिग्मे अलग अलग होंगे, इसको सिग्मा 1 बोल दो, इसको सिग्मा 2 बोल दो, इसको सिग्मा 3 बोल दो, क्योंकि मुझे चार्ज पता नहीं है ना, इसको बोल दो सिग्मा, क्योंकि चार्ज अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है। 2 एप्सिलॉन नॉट सब तरफ कैंसिल, एरिया सबका सेम है प्लेट का। तो ये हो जाएगा मेरे पास Q1 अपॉन A इक्वल्स टू Q2 अपॉन A प्लस Q3 अपॉन A प्लस Q4 अपॉन A भी कैंसिल हो गया। तो एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास क्या, कि Q1 इज द सम ऑफ Q2 Q3 प्लस Q4। यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो अपने को याद करना है, यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो अपने को याद रखना है, पर कैसे आया वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं दिमाग में कश्मकश चलती रहती है, अरे यार सर ने डायरेक्ट लिखा दिया, ठीक है। एक और ये आ गई, तो एक और थर्ड इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये तीसरी इक्वेशन और लिख दी मैंने। अब देखो फोर्थ एक और इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्थ इक्वेशन बनाऊं एक और, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो, अंदर है ना, अंदर पॉइंट। अब Q पॉइंट अगर आप देखोगे, Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q4 फोर्थ सरफेस की वजह से कहां आएगा, इधर, और 1, 2 और 3 की वजह से कहां आएगा, राइट में। तो 1, 2 और 3, तो ये हो गया मेरे पास E1, E2 और ये हो गया मेरे पास E3। तो EQ 0 कब होगा, जब ये फील्ड इन तीनों के बराबर हो जाए। तो E4 किसके इक्वल हो गया मेरे पास, E1 प्लस E2 प्लस E3। देख सेम इक्वेशन है वैसी, मतलब यहाँ 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4 था, यहाँ 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 है।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, समझ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहां पर भी लिख सकता हूं मैं सेम ऊपर की तरह। तो Q4 विल बी द सम ऑफ Q1 Q2 प्लस Q3। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बस अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। मुझे क्या मालूम करना है? Q1 मालूम करना है। देखो देख 1 + 2 करता हूं मैं, देख ध्यान से समझना। सोल्व कैसे कर रहे हो? देख 1 + 2 करो, 1 + 2 करोगे क्या आएगा? देख Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 है इन दोनों। अब यहां से देखो आप क्या है, 2 + 3 + 4 इन तीनों का सम क्या है? Q1। ये किसके बराबर है? Q1 के बराबर। तो देखो क्या हो गया, तो Q1 प्लस Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो यहां से देखो एक रिजल्ट तो आ गया अपने पास। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया? Q1 प्लस दोनों चार्ज का एवरेज, दोनों प्लेट पे जो टोटल चार्ज था उसका एवरेज। ये एक इक्वेशन ये आ गया मेरे पास, Q1 आ गया। इसी तरीके से देखो Q1 आ गया। अब Q1 में से Q2 को माइनस करता हूं मैं, देखना Q1 में से Q2 को माइनस करता हूं मैं 1 - 2 करता हूं। यहीं पे करूं 1 - 2 करो। देखो 1 - 2 करोगे क्या आएगा? Q1 - Q2, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 है ना, माइनस Q3 माइनस Q4। या एक और चीज कर सकते हो, या एक और चीज कर लो सिंपल। देख Q1 आ गया, Q2 लिख सकते हो। Q2 क्या आएगा? इस Q1 में से माइनस कर दो, Q2 क्या आएगा? तो Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q1। इसको मैंने Q1 में से माइनस करना है, तो देखो क्या आ जाएगा? तो Q2 बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q1। ये हो जाएगा आपका Q1/Q2/2। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा? तो Q1 माइनस Q1/2 माइनस Q2/2। तो ये आ गया आपके पास Q1/2 माइनस Q2/2। तो देखो यहां से Q2 का एक्सप्रेशन आ गया, Q1 माइनस Q2/2। ये आ गया मेरे पास Q2, ये आ गया मेरे पास Q2। अब मुझे चाहिए Q3 और क्या बोलते हैं, Q3 और Q4 चाहिए, Q3 और Q4 चाहिए। तो क्या करें? देखो अब एक काम करें, इसको बस वापस इक्वेशन अगर देख, कौन सी इक्वेशन और कुछ दिख रहा है क्या? देख Q1 और Q2 आ गए, ध्यान से देखना। Q1 और Q2 आ चुके हैं। मुझे अब Q3, अब यहां से देख माइनस कर, एक काम कर 1 - 2 करो, थोड़ा और आइडिया लगेगा अपने को। प्लस तो कर लिया, अब और क्या करो? माइनस कर लो। देख तो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। ये आ गया। अब देखो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ सकती है कितनी? 2Q1। मुझे Q3 निकालना है। मुझे क्या निकालना है? Q3 और Q4, स्मॉल Q3 और Q4, ये मुझे मालूम करना है। तो इस Q1 और Q2 को तो हटाना पड़ेगा। तो Q1 और Q2 को तो मैं लिख सकता हूं Q1 और Q2 का सम। Q1 और Q2 का सम तो कितना है? Q1 के बराबर है। Q1 और Q2 का सम किसके बराबर है? Q1 के बराबर है। और अगर ऐसे नहीं करना हो तो देख यहां से एक और मेरे पास फोर्थ इक्वेशन और थी, क्या कि 3 + 4 कि मेरे पास यहां से कि 3 + 4 जो है वो क्या है? 3 + 4 कितना है? Q1 माइनस Q2 है। देख क्या लिख रहा हूं मैं, Q1 माइनस Q2। मतलब बहुत सारे तरीके इक्वेशन को सॉल्व करने के यार, आपको जैसे करना वैसे करो। देख क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 तो है ऑलरेडी, सॉरी Q1 प्लस Q2। हाँ क्या करो यार, थक गया मैं, भाई की टांग आज थक गया मैं। ये आ गया। हाँ मैं क्या लिख रहा था, दिमाग ही फेल हो गया यार। तो देखो यहां से क्या कर सकते हो आप, एक काम करो, और क्या कर सकते हो? देखो फोर्थ इक्वेशन से एक काम करो, यहां पर Q4 रख दो। एक काम करो, देखिए यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, देखिए Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और माइनस Q4। Q4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहां से अगर आप देखोगे Q1 Q2 तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू कितना हो गया? Q1 Q2 तो कैंसिल, क्या बचा? माइनस का Q3 और इधर भी माइनस का Q3। ये कितना आ गया? माइनस का 2Q3 आ गया। तो देखो यहां से Q3 का इक्वेशन आ गई, Q3 इक्वल्स टू माइनस उधर दे दो, तो ये आ जाएगा माइनस का Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया मेरे पास Q3।
देखो Q2 और Q3 में अगर रिलेशन देखोगे एक दूसरे के नेगेटिव है, एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। अब Q4 निकालना है, Q4 तो सिंपल यहां से निकाल सकते हो, Q2 में से Q3 को माइनस कर दो। Q4 निकालना है तो Q4 क्या आ जाएगा, Q2 में से Q3 को माइनस कर दो, तो Q2 माइनस, है ना, ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट करनी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा Q1/2 माइनस Q2/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो Q2 में से Q2/2 गया, तो देखो फाइनली Q4 आ जाएगा आपका Q1 प्लस Q2/2। कुछ रिलेशन है आपको अगर थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा हो, Q1 प्लस Q2/2। समझ में आया? देखो चारों रिलेशन आ गए। अब सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, आउटर सरफेस पर Q1 और Q4, आउटर सरफेस पर चार्ज जो होता है वो दोनों का क्या होता है, डिवाइड बाई 2। दोनों चार्ज को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। और इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पे आ गया तो इनर सरफेस, दोनों इनर सरफेस जो उस पर तो निकाल नहीं सकते, इसमें से माइनस करके निकाल सकते हो, इसमें से माइनस करके। समझ में आया? इसको लिखो, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं। मैं इसको लिखो, एक अभी लिखा देता हूं मैं सीधा रिजल्ट लिखा देता हूं। मैं बस सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है, आप सीधा रिजल्ट याद रखना है, फिर 2-3 क्वेश्चन कराओ, देखो अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, मस्त मजा आ जाएगा। देख क्या बोला मैंने, है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक ये हो गया कंडक्टिंग, एक ये हो गई कंडक्टिंग। यहाँ पर चार्ज में कितना दे रहा हूँ, Q1, यहाँ पर चार्ज में कितना दे रहा हूँ, Q2। आपको क्या लिखना है, चार्जेस लिखने हैं। तो सबसे पहले इधर वाले पे चार्ज जो आएगा वो दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। इधर भी चार्ज मेरे पास क्या आएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। और अंदर जो चार्ज होगा वो क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2। और इधर वाला चार्ज जो है वो क्या, इसका नेगेटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। देख वेरीफाई, समझ में आ रहा? आउटर पे हमेशा दोनों का सम का डिवाइड बाई 2, और इनसाइड में क्या होगा, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, Q1 में से इसको माइनस कर दोगे तो अंदर वाला आ जाएगा, Q2 में से इसको माइनस करोगे तो इधर वाला आ जाएगा, या ये भी निकालना नहीं हो तो ये वाला आ गया तो ये वैसे आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा। देख क्वेश्चन करता हूँ अभी, देख लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। देख अभी मस्त, अभी याद हो जाएगा, देख फॉर्मूला याद हो जाएगा, सीधा देखते ही क्वेश्चन करोगे। यार ये मिटता ही नहीं है यार, मेरे को तो परेशान कर दिया भाई, कुछ जुगाड़ लाना पड़ेगा, केरोसिन ला के रखूँ यार मैं तेल ला के रखना पड़ेगा तभी निकलेगा, मेरे को लग रहा है ये उमस के अंदर पी जाता है। अबे निकल निकल, हाथ दुखने लग गया, शरीर हिला लूं भाई, भाई गॉड की कसम। देख समझ में आ गया, देख फटाफट क्वेश्चन करके बताओ मुझे क्या करेगा। सिंपल लाइंस होती है, घबराना मत कभी, सिंपल लाइन भी देते तो घबराने की जरूरत नहीं है। सपोज ये मेरे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ध्यान से, कंडक्टिंग प्लेट्स दी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q बराबर 0, ठीक है। तो ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, तो चारों सरफेस के ऊपर चार्ज बताओ कितना होगा, ठीक है। इस पे चार्ज Q है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो देख सबसे पहले पहला चार्ज निकाल रहा हूँ। पहला चार्ज कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, Q/2। Q2 कितना आएगा, इस Q में से इस Q1 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, Q/2। इसका नेगेटिव Q3 हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, तो माइनस का Q/2। और Q4 और Q1 तो सेम होते हैं। हो गया खत्म क्वेश्चन, हो भाई खत्म। एक और ट्राई कर दे, 1 2, यहाँ पर चार्ज में 3Q ले लेता हूँ, यहाँ पर -2Q ले लेता हूँ, ठीक है। वापस वही निकालना है, Q1 Q2 कंडक्टिंग प्लेट्स ही हैं, कंडक्टिंग प्लेट ही है। ट्राई करो, देख ट्राई कर देख। Q1 लिखूं, पोस्ट करके ट्राई करना। Q1 क्या होगा, दोनों को ऐड करके 3Q, एक लाइन में 3 माइनस 2 1, 3Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 2, Q डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, Q/2। देख मास्टर मिस्टेक नहीं करते, देख लेना भाई, 3 में से 2 गया 1। Q2, ये Q1 और Q4 तो दोनों सेम आएंगे, Q2
Q2 क्या आएगा? Q2 मतलब 3Q में से Q1 को माइनस कर दो, 3 में से आधा क्या? 2.5 बचा, 2.5 मतलब 5 का आधा। समझ में आया क्या लिखा? Q3 इसका नेगेटिव, खत्म। और चेक करना हो Q3 और Q4, Q3 और Q4 का सम ये आना चाहिए। तो माइनस का 2.5 प्लस का हाफ, माइनस का 2 हो गया, आ गया माइनस का 2। क्लियर? देख एक और कर, 3 प्लेट का कैसे करेंगे? 1 2 3, Q माइनस Q प्लस 3Q, 1 2 3 4 5 6, सब पे निकालना है। सिंपल तरीका वही है, आउटर का मतलब सबका ऐड करके डिवाइड बाय 2, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2, एवरेज नहीं है, ध्यान रख लेना, डिवाइड बाय 2, सीधा याद रखो। टोटल करो, Q माइनस Q प्लस 3Q होल डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 3Q बाय 2। तो Q2 कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर लो, तो Q माइनस 3Q बाय 2, 1 माइनस 1.5 आधा बचा, माइनस Q बाय 2। यहाँ पर तो Q3 क्या आ जाएगा? Q2 का नेगेटिव, Q3 क्या आएगा? Q2 का नेगेटिव, Q2 का नेगेटिव मतलब माइनस का Q बाय 2 का तो ये हो जाएगा प्लस का Q बाय 2। Q4, Q3 अगर मेरे पास प्लस Q बाय 2 है, Q4 कितना है? तो Q4 में से क्या कर लो? माइनस कर लो। तो टोटल में से Q3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। टोटल कितना है? माइनस Q में से Q3 को माइनस करो तो माइनस Q बाई 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस आधा, 1.5 मतलब 3 का आधा। Q4 आ गया। Q4 का उल्टा साइन Q5 पे आएगा। इसका उल्टा साइन मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव 3Q बाई 2। अब इस 3Q बाई 2 को और Q6 को 1 और 6 दोनों सेम, 1 और 6 दोनों सेम, आउटर पे हमेशा सेम, अंदर रीशफल करेंगे। तो देखिए अब यहां पर 5 और 6 को जोड़ लो। 5 तो 3Q बाई 2 और 6 कितना है? 3Q बाई 2। 3Q बाई 2 3Q बाई 2 कितना होता है? 3Q होता है। मतलब जो कैलकुलेशन की वो एकदम सही की। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक लाइन के अंदर आपके आ जाएंगे। चल कर और क्वेश्चन करो तो जल्दी लिख, और करते हैं फिर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी। हाँ, डिन 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 डिन। भैया चल देख एक और क्वेश्चन कर। देख क्या कर सकता है। देख मेरे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट, क्या लोगे? कंडक्टिंग ले, नॉन कंडक्टिंग लेवे? क्या लेवे? कंडक्टिंग लेवे कि नॉन कंडक्टिंग लेवे? क्या करो? कंडक्टिंग लो कि कंडक्टिंग में आपका वो हो जाएगा। चलो नॉन कंडक्टिंग ही ले लेते हैं, है ना। इनफाइनाइट चार्ज शीट, चल हटा, है ना। टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? नॉन कंडक्टिंग वाला फॉर्म लगेगा। आर प्लेस्ड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है। प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलरली। देख ये मेरे पास क्या है? एक ये है और एक ये है। ये परपेंडिकुलर रखी हुई है।
4 पॉइंट है, 1 2 3 4, चारों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, चारों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और दोनों निकालना है। इसको मैं फर्स्ट प्लेट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड प्लेट बोल देता हूँ। दोनों का सिग्मा है, सिग्मा पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट पे पॉइंट, या इसको पॉइंट नंबर, इसको P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देते हैं, इसको पॉइंट R बोल देते हैं, इसको पॉइंट S बोल देते हैं। चल P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, फर्स्ट की वजह से ऊपर और सेकंड की वजह से इधर। फील्ड बना लेना अपन सारे, समझ में आ रहा है। Q पे देख, सेकंड की वजह से क्या आएगा, अवे। फर्स्ट की वजह से क्या आएगा, अवे। R पे सेकंड की वजह से क्या आएगा, अवे। इस फर्स्ट की वजह से क्या आएगा, नीचे की तरफ, अवे। S पर क्या आएगा, फर्स्ट की वजह से नीचे की तरफ और सेकंड की वजह से अवे। बस आ गए। अब मुझे E1 और E2 के मैग्नीट्यूड लिखने हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। E1 और E2 दोनों ही बोल लो, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। बस अब जब दो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, जब दो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो अपन क्या करते हैं, √2 टाइम्स हो जाता है, अगर याद आ रहा हो तो। जब दो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो यहां से देखो P पॉइंट पर, अगर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख, तीनों पे मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट विल बिकम √2 टाइम्स। सिंपल याद रखो, वरना देहातियों की तरह करो, √a² + b², फिर 2a², फिर a² बाहर आएगा, a बनेगा, फिर स्क्वायर रूट का 2 क्या होगा, √2a, वही आएगा। याद रखो, इफ टू सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट विल बिकम √2 टाइम्स। ठीक है, तो देख P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सीधा √2 टाइम्स किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, तो √2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सारे सेम आएंगे, क्योंकि सब सेम है, मैग्नीट्यूड सारे, बस डायरेक्शन चेंज आएगी। और यही EQ भी होगा, यही ER भी, यही मेरा ER भी होगा, और यही ES भी होगा। डायरेक्शन क्या आएगी, अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे पॉइंट है सारे हैं, अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन में ये ले लो आप, ये 45 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये वाला पॉइंट भी मेरा क्या है, 45 डिग्री पर है, ये वाला पॉइंट भी क्या है, 45 डिग्री पर है, ये वाला पॉइंट भी क्या है, 45 डिग्री पर है। डायरेक्शन देख, EP वेक्टर कहाँ आएगा, EP वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आएगा, EP वेक्टर एट कितना आएगा, एट 45 डिग्री, है ना, एट 45, ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, EP आएगा ना, EP वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ से देखोगे EQ वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ER वेक्टर बनेगा, और इस डायरेक्शन में ES वेक्टर बनेगा। तो डायरेक्शन लिख ली मैंने, आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है, कितना हो गया, एट 45 डिग्री। EQ वेक्टर देखो, EQ वेक्टर एट, इसको अगर मैं ओरिजिन ले लूँ, चलो क्वेश्चन में और ले लो ताकि डायरेक्शन बता दूँ मैं। ओरिजिन अगर ले लिया तो वो EQ वेक्टर कितना हो गया, 135 डिग्री भी हो गया। ER वेक्टर, ER वेक्टर कितने डिग्री पर, ER वेक्टर ये तो हो गया 180 प्लस 45, 235 डिग्री। और ES वेक्टर कहाँ आ जाएगा, एट -45 डिग्री। ठीक है, ये सबकी क्या हो गया, डायरेक्शन हो गई मेरे पास। क्लियर, चल यहीं यहीं पे एक और क्वेश्चन देख ले। एक और क्वेश्चन देख, क्या करेगा, देख सपोज मेरे पास ये क्या है, अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है। इफ प्लेस्ड, हाँ इसको कहाँ रख दिया मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
है ना, ई दिया हुआ है, ई। Then find surface charge density induced on surface of conductor, on surface of plate। करो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको। सोच 2 मिनट सोचो। अरे भगवान, सोचा। देख क्या होगा। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था, अगर याद हो। अब ठीक है। हाँ, अपन ने क्या पढ़ा था? सरफेस चार्ज क्या पढ़ा? सरफेस क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो, अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या लगता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा? इस वाली सरफेस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट सरफेस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या बोला? अंदर सपोज कोई पी पॉइंट है, तो ये क्या है मेरे पास? कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 0, है ना। तो एट पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? क्या होगा? 0। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? उतना ही होगा जितना बाहर था। बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई, है ना। 0 होगा और उसका मैग्नीट्यूड मतलब 0 होगा। वो 0 क्यों हुआ? क्योंकि अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए थे, उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक उतने ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। इस वजह से एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0, है ना। तो क्या होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ E is induced inside plate and in opposite direction, तो इसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाता है? ई पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? पी पॉइंट पर 0। अब अंदर में अब मेरे पास जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या होगा? सिग्मा अपॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से कितना होता है भाई? एक्सटर्नल फील्ड कितना है? E, उतना अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज प्लेट की वजह से भी आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो इंड्यूस होगी, इधर तो होगी माइनस सिग्मा और इधर होगी मेरे पास कितनी? प्लस सिग्मा। तो कितना हो जाएगा फाइनली? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा बट स्टिल समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड के होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला अपने को पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से कर लो इसको। क्लियर? चल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के सेशन को ओवर करेंगे यहीं पे अपन। जल्दी से लिख लो इसको, बस जल्दी से लिख लो, निपटते हैं फिर। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, बस फिर ख़त्म करते हैं कहानी। कल तेल ला के धोता हूँ इसको मैं इसको तेल चाहिए भाई को, इसके तेल की कमी हो रही है। मज़ा आ रहा है बहुत इसको, पर थोड़ा और मज़ा चाहिए इसको। साला बोर्ड कहीं का दिमाग खराब कर दिया है। जय माता दी। हे भगवान, आज थाकी क्यों ला रहे यार। एक क्वेश्चन और कर दें अपन, एक क्वेश्चन और कर डालते हैं। कौन सा कलर भाई साहब, कौन सा कलर?
चल रहा रे, आजा। एक बढ़िया प्रश्न कराता हूं। देख क्या दिया हुआ है, कंडक्टिंग प्लेट्स है मेरे पास, तीनों कंडक्टिंग प्लेट्स है, 1 2 एंड 3। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -Q, इस पे चार्ज है Q। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेटा बहुत छाड़ छाड़ के किताबों से क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन खुद भी बनाता हूँ और कुछ किताबों से भी निकालता हूँ। किताबों में जो अच्छे अच्छे दिखते हैं वो करवाता हूँ आपको, बढ़िया सामान, बहुत शानदार शानदार सामान करा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन B/C। ऑलराइट, आपको क्या निकालना है? आपको मालूम करने का है क्या? आपको EA, EB एंड EC आपको मालूम करने का है। ये तीनों फील्ड मालूम करने हैं भाई, तीनों फील्ड मालूम करने हैं। ट्राई करो। ये क्या है? कंडक्टिंग। क्या बोला मैंने? ऑल आर कंडक्टिंग प्लेट्स, ऑल आर कंडक्टिंग प्लेट्स। चल देख क्या होगा अब ए पॉइंट पर। देखो पहले अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है उसके बाहर किसी पॉइंट पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो Q/2A/0। अभी कर, भले नॉन कंडक्टिंग हो कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में अगर पॉइंट बाहर मौजूद है तो बाहर मौजूद किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/2A/0 या σ/2ε0। लेकिन चार्ज की फॉर्म में मैंने देखो फॉर्मूला वो क्यों लिखवाया था, क्योंकि चार्जेस जब दिए होते तब अपन थोड़ा गड़बड़ कर देते, अपन तो सिग्मा सिग्मा याद रखते हो, सिग्मा सिग्मा लेके उड़ते रहते हैं अपन, ठीक है। देख अब ए पॉइंट पर सबसे पहले ए पॉइंट की बात करता हूं। देख ए पॉइंट पर क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट। ए पॉइंट पर पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा? इधर। ए पॉइंट पर इस और इस प्लेट की वजह से कहां आएगा? समझ जा, अपोजिट डायरेक्शन में। हेलो, ऑलराइट। अब देख ई, अब मुझे लिखना है EA, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें से इसको माइनस कर दूं, E1 माइनस E2 माइनस E3। अब फील्ड लिखो। देखिए, अरे एक मिनट यार, डायरेक्शन गड़बड़ कर दिया ना, रुक। ए पॉइंट पर इसकी वजह से तो क्या होगा अबे, और माइनस Q की, एक मिनट, ओह माय गॉड, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा? टूवर्ड्स आएगा ना, इधर ही आएगा। E2 भी इधर आएगा, E3 इस प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से इधर आएगा। बिल्कुल गड़बड़ हो गया था, समझ गए आप, सब होशियार हो। तो देख E1, बहुत लोगों के मन में आवाज आई होगी, अगर आई है तो बहुत होशियार हो आप, वेरी गुड। चलो तो देखो क्या हो जाएगा। चल अब E1 प्लस E2, 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? Q/E1 पे चार्ज कितना है? Q/2A/0 प्लस E2 इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइन की वजह से ले चुके हैं अपन, डायरेक्शन ले चुके हैं। कभी भी चार्ज में नेगेटिव पॉजिटिव, अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, किसी भी फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर आप लिख रहे हो तो चार्ज का साइन कभी भी यूज मत करना, गुनाह है। इधर देख क्या हो जाएगा, है ना, नेगेटिव Q की वजह से कितना हो जाएगा? Q/same 2A/0। और E3 मतलब चार्ज कितना है? 2Q, तो ये माइनस का 2Q/2A/0। ओ भाई मजा आ गया क्या? कट गया सब मामला। तो EA की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। EB देख, B पॉइंट पर देखें, देख B पॉइंट पर क्या होगा? ये B पॉइंट है, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, उस B पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, B से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया मेरे पास सेकंड प्लेट की वजह से। थर्ड प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और B पॉइंट पर क्या होगा? अवे। अरे भाई क्लियर? ओ भाई क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज की वजह से B पॉइंट पर अवे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर अवे, और माइनस चार्ज की वजह से B पॉइंट पर चार्ज की तरफ, ठीक है। तो यहां से देख मेरे पास क्या हो जाएगा? B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूं तो E1 माइनस E2। अब डायरेक्शन क्या है कि मुझे पता नहीं है, अगर ये दोनों बड़े होंगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, अगर वो बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख E1 कितना है?
इवन लिखो, इवन का मैग्नीट्यूड तो लिखना आ गया ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इवन, इवन मतलब क्यू चार्ज की वजह से, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट E2, E2 मतलब इस क्यू चार्ज की वजह से, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस E3, E3 मतलब 2q चार्ज की वजह से, तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कितना आ गया माइनस का 2q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा माइनस का q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया EB। EC देखो, EC क्या आएगा, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ, समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब E2 प्लस E3, नेट फील्ड जो आएगा वो लेफ्ट में आएगा। नेगेटिव साइन क्या बना रहा है, नेगेटिव साइन मतलब फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, फील्ड इज लेफ्ट। कहां पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इधर आएगा, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आएगा, तो E1 की वजह से इधर, और E3, E1 और E3 क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और नेगेटिव वजह से क्या आएगा, ये बी पॉइंट आ गया, नेगेटिव मतलब 2, सी पॉइंट है सॉरी, नेगेटिव मतलब 2, समझ में आ रहा है, नेगेटिव की वजह से हमेशा टूवर्ड्स आएगा। तो बस यहां से लिख लो अब आप, क्या हो जाएगा, EC, सी पॉइंट पर लिखो, क्या आएगा, E1 प्लस E3 माइनस E2, E1 मतलब क्या हो गया, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और E3 कितना हो गया, 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना हो गया, E2 कितना हो गया है, E2 वेयर इज दिस इज Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, तो फाइनली देख कितना आ गया, 2QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ मिस्टेक है, 2 से 2 काट दें, 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख दोनों के, यहां पर अगर आप देखोगे दोनों फील्ड के, EA तो 0 हो गया, लेकिन EB का मैग्नीट्यूड और EC का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, इक्वल है ना, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और है। EB तो आ रहा है कहां पर, लेफ्ट में, टुवर्ड्स लेफ्ट, और EC आ रहा है टुवर्ड्स राइट, और EA क्या हो गया मेरे पास 0, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना। बस EB जो होगा वो क्या होगा, EB वेक्टर जो होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और EC वेक्टर जो होगा वो टुवर्ड्स राइट आएगा, है ना। EC मेरे पास क्या पॉजिटिव आया था, समझ में आ गया, ये अपना क्या आ गया, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। देख लिया, चलो राइट दोस्तों, तो अपने पास क्या था, दिस इज व्हाट, प्लेन शीट, ठीक है। तो शीट की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो करवाने थे मैंने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको करवा दिए, और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए। इसी तरीके से और अगर वैल्यूएबल वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे और बेल आइकन को क्लिक करके फिर बता रहे, और अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है तो शेयर करके लाइक करके यहाँ से जाएं, और रोज कॉपी पेन लेके बैठे। रोज शाम को 6 बजे मैं 12th के लिए आता हूँ, मॉर्निंग में 9 बजे मैं 11th के लिए आता हूँ। इस तरीके से और वीडियोस में निरंतर बता रहे हैं आप। मोस्ट वेलकम टू यू, बाय बाय, गुड नाइट। कल सेम टाइम पे वापस मिलते हैं 6 बजे 12th क्लास, बाय, गुड नाइट।